हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास से ऑप्शनल पेपर है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, और आज इसके अंदर हमें यूनिट 5th शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग में हमारे पास एक ही बेसिक लेक्चर्स नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो हर बार की तरह यूनिट स्टार्ट करें इसके बारे में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये हमारे पास एमएससी फाइनल मैथ्स का पेपर है और पेपर का नाम एग्जाम में क्या लिख के आएगा भाई, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शनल पेपर है। और ये पेपर हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम देख पा रहे हैं। इन फ्यूचर और यूनिवर्सिटीज़ ऐड होंगी, तो जब वो ऐड होंगी तब देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हो तो ये क्लासेस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास रेगुलर हो या वो प्राइवेट हो या वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट बोलता हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम डे एग्जाम होगी। मतलब केवल डिग्री में फ़र्क आएगा रेगुलर और प्राइवेट, बाकी कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा, सेम प्रोसेस है आगे की। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 और उसका ऑफिशियली सिलेबस क्या है ये आप एक बार स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऑफिशियली सिलेबस में है हमारे पास है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी ड्यू टू बेलमैन, सॉल्यूशंस ऑफ ए एलपीपी बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारे पास छोटे छोटे 2 टॉपिक्स का एक सिलेबस है। तो आपने स्क्रीन के ऊपर देखा वो हमारे पास अपनी यूनिट 5 का ऑफिशियली सिलेबस था। तो आज इसके अंदर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है भाई। अब हम बात करते हैं हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है। तो आपको पता है जेपीएच की बुक तो है नहीं इसकी, तो ये नवकार पब्लिकेशंस या जैसा आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास ऑप्टिमल रिसर्च नाम से, क्योंकि किसी एक बुक को आधार हमें बनाना ही होगा, तो ये बुक भी काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो जेपीएच के बाद सेकंड प्रायोरिटी अपनी इस वाली बुक को देने वाले हैं। अब इस बुक में अंदर हमारे पास 3 पार्ट हैं। इस बुक का अगर आप सिलेबस देखोगे तो 3 पार्ट हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज में एमएससी प्रीवियस में भी है और फाइनल में भी है, ऑपरेशन रिसर्च नाम से प्रीवियस में है। 3 पार्ट हैं हमारे पास, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड है। तो अगर शुरुआत में अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो अगर शुरुआती आप इसके पार्ट देखोगे तो ये तो है ऑपरेशन रिसर्च नाम से, ये तो है हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च नेम से। इसके अंदर हमारे पास 3 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट है जो हमने कंप्लीट कर ली है, यूनिट सेकंड है जो हमने कंप्लीट कर ली है, और एक यूनिट 5th है, एक हमारे पास यूनिट 5th है। ठीक है, सेकंड है ऑप्टिमाइज टेक्निक, इसका फाइनल के अंदर सिलेबस नहीं है, इसका प्रीवियस में है। और तीसरा है हमारे पास NLPP यानी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसके अंदर हमारे पास यूनिट सेकंड एंड थर्ड है अकॉर्डिंग टू राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये सिलेबस है। तो हमारे पास पहले हम यही पार्ट पढ़ रहे थे। तो यूनिट फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड हो चुकी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5th, और बुक्स मैंने आपको बताई दी। पेपर का नाम स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो आज है हमारे पास यूनिट 5th, आज है भाई हमारे पास यूनिट 5th। तो चलिए अब हम यूनिट 5th की स्टार्ट करते हैं। जेपीएच की बुक में, सॉरी ये अपने बुक है, इसके अंदर ये हमारे पास कहाँ होगा इसका भी हम चैप्टर देखते हैं। पहले आप लिखिए यूनिट 5th है। यूनिट 5th में मेन हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। ठीक है भाई, जो मूल टॉपिक है वो है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसको आप शॉर्ट में डीपी भी बोल सकते हैं, बट ये डीपी आप व्हाट्सएप वाली या कुछ और डीपी समझ लोगे, इसलिए आप इसको डायनेमिक ही बोलना भाई। ठीक है, तो आज हमारे पास ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम से चैप्टर है। और अगर मैं बुक्स में बात करूँ तो ये चैप्टर नंबर 7 का है। ये अपने जो बुक है गोखरू सर की, इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 नाम से दे रखा है, और चैप्टर का नाम भी हमारे पास से डायनेमिक प्रोग्रामिंग है भाई।
ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही हमारे पास से चैप्टर है। ओके, तो ये आज हमारे पास है यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, यानी हम सीखेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारे पास से क्या होता है और इससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स वगैरह सीखेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, हमारे पास है एमएससी फाइनल ऑप्शनल पेपर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग यूनिट 5, और यूनिट 5 का हमारे पास लेक्चर्स नंबर 1। यूनिट 5 का हमारे पास लेक्चर्स नंबर 1। ठीक है, तो चलिए अब हम बिल्कुल हेडिंग डालने के लिए तैयार है कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वो है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है भाई, अब आप बिल्कुल हेडिंग डालिए, हमारे पास टॉपिक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसके अंदर एक साइंटिस्ट का रोल रहेगा जिसका नाम है बेलमैन साइंटिस्ट। ठीक है भाई, इसके अंदर एक साइंटिस्ट रहेगा बेलमैन, या मैं एक बार लिख के बताता हूँ, हमारे पास साइंटिस्ट का नाम रहेगा बेलमैन्स थ्योरी, या इसकी प्रॉब्लम्स या प्रिंसिपल बोल दो आप एक बार, इसका हमारे पास प्रिंसिपल रहने वाला है। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने हमारे पास से कुछ एलपीपी की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व किया और उसे अपना सिद्धांत दिया जिसे हम बेलमैन्स प्रिंसिपल के नाम से जाना जाएगा। क्या सिद्धांत होता है, कैसे हमारे पास इसका जन्म हुआ या किस हिसाब से इसकी प्रोसेस है, ये हम सब सीखना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम डालते हैं कि जो यूनिट 5 हम कर रहे हैं, जो यूनिट 5 हम कर रहे हैं, आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चंस नंबर 9 ये भी पूरे 20 नंबर का आएगा, और क्वेश्चंस नंबर 10 ये भी हमारे पास है पूरे 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क्स का, और ये भी 20 मार्क्स का। ठीक है, अपने को ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, छोटा सा ये बेलमैन्स का प्रिंसिपल अगर लगाएंगे थ्योरी टाइप में तो ये मिलेगा, थ्योरी टाइप में तो हमारे पास ये मिलेगा, और प्रैक्टिकल टाइप में हमारे पास ये मिलेगा। प्रैक्टिकल का मतलब कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी, कैलकुलेशंस इसकी थोड़ी इजी हो जाएगी, डायरेक्ट इस पे करेंगे तो एग्जाम में हमें क्वेश्चंस नंबर 10 करना है भाई। ठीक है, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस नंबर 10 करना है और लिख के आएगा सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लिख के बता देंगे एग्जाम्पल में। आप इसे एक बार केवल और केवल बेसिक ही समझिए, सोल्व द एलपीपी या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या डायनेमिक प्रिंसिपल, या ऐसे बोल सकता है बेलमैन प्रिंसिपल टेक्निक। ठीक है, तो वो तो हम क्वेश्चंस के अंदर आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस है वो पूछा जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि बेलमैन्स का प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे पास बेलमैन्स का प्रिंसिपल क्या होता है, बट इस यूनिट को हम उल्टा स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, इस यूनिट को हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, हम इसे आगे से पढ़ेंगे और पीछे की ओर आएंगे। यस, हम आगे से पढ़ेंगे और हम पीछे की ओर आएंगे, क्योंकि एक बार हमें समय को काम में लेना है। शायद आप सही सुन रहे हैं, अभी हम एक बार टाइम को सही यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल पास में है, इसलिए मैं जिस हिसाब से समझाना चाहूँ वो प्रोसेस से गलत है, बट नंबर आप पूरे बनाओगे। ठीक है, क्योंकि पूरे 20 नंबर का सवाल है, तो समझाना तो ये चाहिए कि बेलमैन्स प्रिंसिपल कौन सी एलपीपी के ऊपर अप्लाई होता है ना भाई। सबसे पहले तो ये हमें समझाना चाहिए बेलमैन्स प्रिंसिपल कौन सी एलपीपी के ऊपर अप्लाई होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे हमें सर्च करेंगे या कैसे हमें पता चलेगा कि इसी प्रॉब्लम्स को देख के, कौन सी प्रॉब्लम को देख के भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आते हैं, जैसे मान लो मैक्सिमम जेड 3x1 + 7x2, फिर हमारे पास सब्जेक्ट 2 आ गया, x1 - 3x2 < 6 आ गया, x1 + 2x3 या 2x2 लेस आ गया 5 आ गया, एंड x1 x2 > 0, एंड x1 x2 > 0। आपको पता है ये एक प्रकार की एलपीपी है ना भाई, आपको पता है ये हमारे पास एक प्रकार की एलपीपी है। तो मेरे को सबसे पहले नैतिकता के नाते आपको ये समझाना चाहिए
कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेलमैन प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर क्या इसका ऑब्जेक्ट है, कैसे ये हम जो मेथड काम में लेंगे अभी कैसे वो काम में आया है, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है और इसका प्रूफिंग कैसे होता है, बताना तो हमें ये चाहिए। इसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए, बट हम क्या करेंगे, इसको उल्टे प्रोसेस से करेंगे। पहले इसके प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस में और अपना रिजल्ट निकालेंगे। फिर तीन या चार क्वेश्चंस में, मान लो मैं कम से कम 3 क्वेश्चंस, या हो सकता है 2 या 3, मान लो 2 या 3 क्वेश्चंस के अंदर हम लगातार बेलमैन्स प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर हम छोटी छोटी बातों को लास्ट में बताएंगे, बट उससे पहले हम एक क्वेश्चन 20 नंबर का पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो एग्जाम आपके पास में है, इसको ध्यान में रखते हुए, इस टाइमिंग की कदर करते हुए हमें एक बार आगे से उल्टा चलना पड़ेगा। तो हो सकता है समझने में आपको कुछ दिक्कत आई, हालांकि कोशिश करेंगे पूरा समझ में ना आए तो कम से कम 90% तक आपके ज़रूर समझ में आए। तो यहाँ 100% आपके समझ में आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी है जब आप स्टार्टिंग से चलो एंडिंग तक, बट हम उल्टा आएंगे। तो एक बार कुछ स्टेप्स मान लिए भाई, टाइमिंग की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास चैप्टर डायनेमिक प्रोग्रामिंग है और बेलमैन प्रिंसिपल्स का इसके अंदर रोल रहने वाला है। तो क्यों ना हम इसे इतना इजी बनाएं ताकि आप एग्जाम में पूरे 20 नंबर ला सको, है ना भाई, ताकि आप एग्जाम में पूरे 20 नंबर ला सको। तो सबसे पहले आप इसके अंदर हेडिंग डालेंगे और हेडिंग होगी हमारे पास एप्लीकेशन से ऑफ है। मैं एक लगा देता हूँ, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग डालिए और हेडिंग होगी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ है। हमारे पास हेडिंग होगी एप्लीकेशन से ऑफ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन से ऑफ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन से ऑफ है डायनेमिक, एप्लीकेशन से ऑफ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन से ऑफ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है भाई, तो हमें इस बात की गारंटी तो नहीं रहेगी 100%, फिर भी मानते 100% नहीं तो 90% जरूर समझा देंगे आपको, क्योंकि आप यूनिट फर्स्ट और सेकंड जितनी देख के आए हो इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे कि एप्लीकेशन से ऑफ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हमने अभी नहीं समझा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, हम डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, ताकि हम एक क्वेश्चन अपना पूरा कर सकें। सबसे पहले आप ये लिखोगे इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएगा। देखिए आज का लेक्चर से भले ही चाहे 40 मिनट का हो, 50 का हो या 60 का हो या 30 मिनट का हो, कितने भी देर का हो, आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। यानी हम आने वाले क्वेश्चनों को कैसे लैंग्वेज में ढालेंगे, केवल और केवल हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएगा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से तो दिखाई दे जाएगा कि यूजिंग द फॉलोइंग एलपीपी बाई या सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये तो नाम दिख जाएगा। और वैसे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस नंबर 10 मिलने वाला है। अब क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेगा, हर बार की तरह यही होगा, मैक्सिमम जेड, जैसे मान लो 2x1 प्लस 5x2, फिर हमारे पास सब्जेक्ट 2 की कंडीशन आएगी x1 माइनस 3x2 लेस 6 है, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर 5 है, एंड x1 x2 ग्रेटर 0, एंड x1 x2 ग्रेटर 0। क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो आपको खूब अच्छे से पता है स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम जेड। तो यहाँ एक बार मैक्सिमम ही आएगा, एप्लीकेशंस जो हम कर रहे हैं, मैक्सिमम जेड कैसे आएगा, तो आप लिखेंगे समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n एंड सी जे एक्स जे, एंड सी जे एक्स जे, एंड सी जे एक्स जे। तो ये वाली लाइन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, है ना भाई, ये वाली लाइन है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एंड सब्जेक्ट 2 की कंडीशंस क्या आएगी हमारे पास, सब्जेक्ट 2, चाहे तो पूरा नाम लिख देना सब्जेक्ट 2। ठीक है, सब्जेक्ट 2 या ऐसे लगा देना सच दैट। सब्जेक्ट 2 की कंडीशंस क्या आती है हमारे पास, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे एक्स जे,
ए आई जे अक्स जे। अब ये हमारे पास ग्रेटर हो सकती है, लेस हो सकती है, इक्वल हो सकती है किसके, बी आई के। आई कहां से कहां तक जाएगा भाई, 1 2 से लेके m तक। आई कहां से कहां तक जाएगा, 1 2 से लेके m तक। तो ये कंडीशंस इसके अंदर आ जाएंगी। एंड तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या बचेगी, x1 x2 यानी x j ग्रेटर 0, x j ग्रेटर 0, जहां j इज इक्वल टू 1 2 से लेके n है, जहां j इज इक्वल टू 1 2 से लेके n है। और याद रखने का तरीका मैंने इसे आपको बता रखा है कि आप मैट्रिक्स मानिए ए आई जे होता है, m क्रॉस n होती है। I है वो जाएगी 1 to m, j है वो जाएगी 1 to n, j है वो जाएगी हमारे पास 1 to n। तो ऐसा तो हमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम इस क्वेश्चंस को हमने पहचाना है ना भाई। तो यहाँ से क्वेश्चंस की पहचान क्या होगी, हर बार यूनिट फर्स्ट हो, चाहे यूनिट सेकंड हो, चाहे यूनिट फिफ्थ हो। देखिए सेकंड और थर्ड का क्वेश्चन अलग होगा, उसकी हम एक बार बाद में बात करेंगे जब वो पढ़ाएंगे। यूनिट फर्स्ट में भी यही क्वेश्चन, सेकंड में भी यही क्वेश्चन एंड फिफ्थ में भी यही क्वेश्चन। फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा ऊपर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड या BVLPP बाउंडेड वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और सेकंड यूनिट में आपको लिखा हुआ मिलेगा IPP इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसके अंदर एक तो गोमोरी मेथड था, दूसरा बाउंडेड एंड और ब्रांच एंड बाउंडेड टेक्निक मिलेगा। आज वाले इस क्वेश्चन में हमें यूजिंग द सोल्व द फॉलोइंग LPP बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग लिखा हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास इस भेस में आएगा, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से हम पहचान जाएंगे। सॉल्यूशंस में हम कैसे लिखेंगे भाई, सॉल्यूशंस में हम कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे भाई इट इज गिवन दैट, और ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा लिख देंगे, क्वेश्चन में लिख देंगे इट इज गिवन दैट, और ये क्वेश्चन में हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे एरो का साइन लगा के दिस LPP का मतलब समझ जाओगे ना भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज एन वेरिएबल, यस, इसके अंदर कितने वेरिएबल होंगे, n वेरिएबल होंगे, एंड m कंसंट्रेंट होंगे, दिस LPP हैज n वेरिएबल एंड m कंसंट्रेंट, सो इट कैन बी एक्सप्रेस एज, so it can be expressed as n stage problem। समझाऊंगा इस बात को, n स्टेज प्रॉब्लम, GE लगाना भाई, स्टेट मत समझ लेना। एक तो है हमारे पास n स्टेज प्रॉब्लम विद m स्टेट पैरामीटर, यस, ये स्टेज क्या आ गई और ये स्टेट क्या आ गई, एट ईच स्टेज, ठीक है भाई, एट ईच स्टेज। शब्दों में नहीं उलझना है, लैंग्वेज हर बार हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, दिस LPP हैज n वेरिएबल एंड m कंसंट्रेंट, सो इट कैन बी एक्सप्रेस एज n स्टेज प्रॉब्लम विद m स्टेट पैरामीटर एट ईच स्टेज। अब एक बार मैं इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख देता हूं, ठीक है भाई, लिखना ऐसे ही है। एक बार मैं अपनी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन हमारे पास मान लो इस प्रकार से एग्जाम में आया, ठीक है, ये तो हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिखा है। एक बार ऐसे लिखना मत, केवल समझने के लिए लिखो, जैसे 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3, यहाँ आ गया x1 माइनस 3x2 ग्रेटर 6, ये आ गया x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस इक्वल टू 5 है। यहाँ आ गए हमारे पास ही, बस इतना ही मान लो, चलो एक बार ये इसको बैलेंस करने के लिए 3x2 प्लस
5x3 less 1 and x1 x2 x3 greater 0 and x1 x2 x3 greater 0। माना क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएगा, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएगा और ये हमारे पास आपको पता है क्या होता है भाई। अब मेरे हिसाब से मैं ना लिखूं तो पता होना चाहिए, ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जिसे ऑप्टिमाइज किया जाता था या ऑप्टिमाइजिंग किया जाता था। ये हमारे पास कंडीशन थी जिसको हम कंसंट्रेंट बोलते थे, बोलते थे। और ये तीसरी कंडीशन से x1 x2 x3 ग्रेटर 0, इसको हम बोलते थे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। इसको हम क्या बोलते थे भाई, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंसंट्रेंट है, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। आपने देखा होगा हम इससे पीछे 2 यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ के आए हैं। हर बार उद्देश्य ये रहता है कि x1 x2 x3 की वैल्यू लाइए और ऐसी वैल्यू लाइए जिसका आंसर से मैक्सिमम हो, है ना भाई। ऐसी वैल्यू लाइए जिससे उसका आंसर से मैक्सिमम हो। तो बताइए टोटल वेरिएबल कितने हैं, एक x1 है, एक x2 है और एक x3 है। टोटल वेरिएबल कितने हैं भाई, x1 x2 x3 आपको पता है ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे, है ना। तो मान के चलेंगे कि दिस LPP हैज एन वेरिएबल। एक बार मैं यहाँ 3 रख देता हूँ आपके समझाने के लिए कि दिस LPP हैज 3 वेरिएबल। अब कितने प्रतिबंध लगे हुए हैं इसके, सब्जेक्ट 2 की एक कंडीशन ये रही, सब्जेक्ट 2 की दूसरी कंडीशन ये रही, सब्जेक्ट 2 की तीसरी कंडीशन ये रही, ठीक है। सब्जेक्ट 2 की तीसरी कंडीशन हमारे पास ये रही, 3 कंडीशंस लगी हैं। मान लो एक बार एक और लगी है, ठीक है भाई। ऐसे मान लो x2 ग्रेटर इक्वल 7 है, एक और मान लो, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन। मान लो इसके हमारे पास 4 कंडीशंस लगी हैं सब्जेक्ट 2 की, या प्रतिबंध लगे हैं, या हमारे पास कंडीशंस रख दिया है, या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, एक ही बात है। तो ये कंसंट्रेंट कितने हो गए, जितनी ये सब्जेक्ट 2 की कंडीशंस हैं वही हमारे पास है नंबर ऑफ कंसंट्रेंट होते हैं। यहाँ मैक्सिमम जेड के लिए जितने वेरिएबल होते हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं। ऐसा हम यूनिट फर्स्ट के पहले लेक्चर्स के अंदर सीख चुके हैं। तो हमने लिखा दिस LPP हैज 3 वेरिएबल एंड 4 कंसंट्रेंट, सो इट कैन बी एक्सप्रेस एज 3 स्टेज प्रॉब्लम with 4 state parameter at each stage। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, आप इसकी भावनाओं को समझिए, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है, एक तो हमारे पास स्टेज प्रॉब्लम नाम दे दिया और एक हमारे पास स्टेट प्रॉब्लम नाम दे दिया। तो हमारे पास हर बार टारगेट यही है, टारगेट ये है कि यहां जो भी हम वैल्यू रखें x1 x2 x3 की, वो हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम आई। तो हमारे पास सामने ये प्रॉब्लम है कि देखिए आंसर्स रखना इसे लास्ट में है। तो बिल्कुल हम किसको ध्यान में रखते हुए हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, इन कंडीशन से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस कंडीशन से हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे। किसको ध्यान में रखते हुए, मतलब हमारे सामने कौन है, जस्ट सामने ये प्रॉब्लम है, मतलब ये सामने है, यानी स्टेज प्रोग्राम मान लो आप एक बार, या ये स्टेज प्रॉब्लम इसको नाम दे दिया है, ठीक है। होता है ना, जस्ट हमारे सामने स्टेज लगा हुआ, भाई इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक्टिविटी करनी है। तो हमेशा स्टेज प्रॉब्लम हो गई, ध्यान में इसे रखना है। तो ये तो हो गई हमारे पास n स्टेज प्रॉब्लम है। n स्टेज का मतलब x1 भी ऐसी वैल्यू रखो, x2 की भी ऐसी रखो और x3 की वैल्यू ऐसी रखो, ताकि ये मैक्सिमम रिजल्ट दे दे, अपना आउटपुट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम दे दे, ठीक है। और ये हमारे पास ये पैरामीटर है, मतलब मैं बोलूं कि x1 इज इक्वल टू 3 आएगा, x2 इज इक्वल टू 2 आया बस, और x3 इज इक्वल टू मान लो 1 आया। हम ऐसे रफली आइडिया लगा रहे हैं, माना कि इसके लिए ये हमारे पास है इस कंसंट्रेंट से, तो ये हमारे पास क्या आ गए, इनके पैरामीटर आ गए, इनकी वैल्यू आ गई। तो इसके लिए एक पैरामीटर आएगा, फिर मान लो इसके लिए मैक्सिमम जेड आया हमारे पास से, जैसे मान लो इसमें रखेंगे 3 2 1 इसमें रखा, मान लो एक बार ऐसे 40 आया,
ठीक है। फिर हमने मान लो दूसरी बार कोई दूसरे तरीके से निकाला, अक्ष 1 2 आया, अक्ष 2 हमारे पास 0 आया और अक्ष 3 हमारे पास 4 आ गया। तब मान लो मैक्सिमम जेड हमारे पास 45 है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कि इतनी स्टेज प्रॉब्लम है किसके साथ, इतने स्टेट पैरामीटर के साथ, और हर स्टेज के लिए मतलब पहले ये उठाएंगे, इसके अंदर रखेंगे स्टेज 1 में, फिर दोबारा ये पैरामीटर हटाएंगे, फिर से स्टेज में रखेंगे, फिर तीसरा मान लो तीसरी पैरामीटर से रखेंगे, फिर इसके अंदर हम रखने वाले हैं। तो ऊपर वाली को तो हम बोलेंगे स्टेज प्रॉब्लम और इसको बोलेंगे स्टेट पैरामीटर्स। तो आप एग्जाम तक ध्यान में रख लीजिए, सामने जो प्रॉब्लम है वो स्टेज प्रॉब्लम है, और जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अरे पैरामीटर एक प्रकार से पता चल गया ना, ये इसकी वैल्यू है, ये इसके पैरामीटर, वो हमारे पास स्टेट पैरामीटर्स बोल दो, ठीक है। तो अब ये लैंग्वेज में हटाने के लिए हम मान के चलेंगे ये हमारे पास n वेरिएबल आएंगे, ये हमारे पास m कंसंट्रेंट आएंगे। सो इट कैन बी एक्सप्रेस एज n स्टेज प्रॉब्लम विद m स्टेट पैरामीटर्स, विद m स्टेट पैरामीटर्स एट ईच स्टेज, एट ईच स्टेज। ये लाइन आप हर बार लिखोगे, बस रखनी है क्वेश्चंस को देखते हुए में n की वैल्यू और m की वैल्यू याद रख लोगे ना। स्टेज के साथ प्रॉब्लम शब्द आएगा और स्टेट के साथ पैरामीटर आएगा। ऊपर वाला वेरिएबल के लिए स्टेज, स्टेज शब्द काम में आएगा, और इसके लिए हमारे पास कंसंट्रेंट के लिए स्टेट पैरामीटर से काम आएगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज हमें हर बार क्वेश्चंस में रखनी है। तो क्वेश्चंस को आप बड़ी सावधानी पूर्वक पहचान सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले दिए गए क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, ठीक है। दिए गए क्वेश्चंस को हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, कि देखिए ऐसा हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसके नीचे तुरंत आप हर बार ये लाइन लिखोगे, 3 लाइन, इसे आप याद रख सकते हो कि दिस LPP हैज n वेरिएबल विद m कंसंट्रेंट, सो इट कैन बी एक्सप्रेस एज n स्टेज प्रॉब्लम विद m स्टेट पैरामीटर्स एट ईच स्टेज, एट ईच स्टेज। तो हम 3 बार 4 बार लिखेंगे तो ये लाइन हम 100% याद रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, फिर से एरो का साइन लगा लेना, इसी के नीचे चल रहा है इधर लगा लेना। हम लिखेंगे लेट बीटा 1, लेट बीटा 1 इसके ऊपर कैपिटल के, फिर बीटा 2 इसके ऊपर कैपिटल के, डैश 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 बीटा और नीचे m और ऊपर कैपिटल के। याद रखना है भाई, ये बताया था बेलमैन ने, ठीक है, ये बताया था बेलमैन ने, प्रिंसिपल के सिद्धांत से हमने ये, ठीक है भाई, ये बेलमैन प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत से हम ये काम में लेंगे, इसके सिद्धांत से हम ये काम में लेंगे। बेलमैन प्रिंसिपल हम 2-3 लेक्चर्स के बाद सीखेंगे जरूर। अभी तो एक बार सिर्फ कितना सा है कि काम चल जाए, इतना ही यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आपको याद रखना है, लेट बीटा 1 के ऊपर कैपिटल के, बीटा 2 की के, बीटा के की m, बी m स्टेट, बी m स्टेट। अब बताइए स्टेट के साथ मैं क्या शब्द लगाऊं, पैरामीटर्स, m पैरामीटर्स, ठीक है। एंड अब इसके फंक्शंस लगा दो, f ऑफ और फंक्शन के नीचे भी आप k लगा दो, f ऑफ, f के ऑफ बीटा 1 की के, बीटा 2 की के, बीटा m की के, बीटा m की के, बी स्टेट फंक्शन, बी स्टेट फंक्शन। अब की बार हमने क्या कर दिया, इसके फंक्शन लगा दिया, है ना। अब की बार इसके हमने क्या लगा दिया, स्टेट फंक्शन एट स्टेज के, एट स्टेज के, एट स्टेज के, एट स्टेज के, जहां के कहां तक जाएगा, 1 to m तक, है ना। के कहां तक जाएगा भाई, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लास्ट में हमारे पास ये m हो सकता है, ठीक है। m नहीं भाई, स्टेज के लिए n लिखो, n, ये लास्ट में हमारे पास n तक जा सकता है। ऐसा बताया है बेलमैन प्रिंसिपल ने। इस प्रिंसिपल को हम बाद में सीखेंगे भाई, इस प्रिंसिपल को हम बाद में सीखेंगे,
ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास हमने ये लैंग्वेज काम में ली कि लेट बीटा 1 के बीटा 2 के डैश 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 बीटा m के बी m स्टेट पैरामीटर्स एंड f के बी स्टेट फंक्शंस एट स्टेज k इज इक्वल टू 1 to n देन k इज इक्वल टू 1 to n देन। ठीक है भाई, तो हमें ये फिर से ये लाइन लिखनी है, इस प्रकार से आ जाएगा। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। देन फॉर्मुलेशंस ऑफ, अब हटाते चलेंगे भाई साथ साथ, देन फॉर्मुलेशंस ऑफ गिवन LPP। यस, तब हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा एज एन स्टेज प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेज के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास है प्रॉब्लम इज। अब हम इसके फॉर्मूला लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास से बनने वाला है। तो यहाँ आते आते थोड़ा सा ऐसे हार्ड प्रतीत होने लगा होगा कि देखो अब धीरे धीरे हम यह पकड़ से बाहर मामला होता जा रहा है, बट इसको हम कैसे भी कंट्रोल में रखेंगे ताकि हम अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर सके। तो नेक्स्ट आपको ये याद रखना है लाइन कि लेट बीटा 1 के बीटा 2 के से बीटा m के बी m स्टेट पैरामीटर से एंड f ऑफ k लगा दिया तो ये फंक्शंस बन गया स्टेज k के लिए, b स्टेट फंक्शन बन गया एट स्टेज k के लिए, और कैपिटल K की वैल्यू 1 to n है। ध्यान रखना, या तो आप छोटा k लिखोगे या आप बड़ा k लिखोगे। स्टार्टिंग में ऐसे नहीं है कि कहीं आपने कैपिटल K लिख दिया, कहीं आपने स्मॉल k लिख दिया। जो भी रखो लास्ट तक वही रखना, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो फॉर्मुलेशंस ऑफ गिवन LPP एज एन स्टेज प्रॉब्लम इज। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, मैक्सिमम दे रखा था, है ना भाई। सबसे पहले हमें मैक्सिमम दे रखा था, तो एक साइड में तो ये लिखेंगे ऐसा कैसा, इज f ऑफ k बीटा 1 के इसको फॉर्मूले में ढालेंगे तो बीटा 2 के डैश 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 बीटा m के, ठीक है, कैपिटल में है भाई, इज इक्वल टू मैक्सिमम आ जाएगा अक्स 1 में, अक्स 2 में, अक्स k में, अक्स 1 में, अक्स 2 में, अक्स k में समेसन आ जाएगा j इज इक्वल टू 1 to k, j इज इक्वल टू 1 to k, और वही cj अक्स j, जहां k कहां तक चलेगा 1 to n, वेयर कैपिटल K कहां तक चलेगा 1 2 से लेके n तक। K कहां तक चलेगा हमारे पास 1 2 से लेके n तक। ये तो हो गई ऊपर वाली कंडीशन। फिर हमारे पास क्या आता था, सब्जेक्ट 2, फिर आता था हमारे पास सब्जेक्ट 2 लिखो, या आप ST का प्रयोग कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा, समेसन j इज इक्वल टू 1 to k, समेसन j इज इक्वल टू 1 to k, aij अक्स j। अब छोटा बड़ा ग्रेटर होता था, बट आप हर बार ऐसे लिखोगे bi की k। यस, आप हर बार ऐसे लिखोगे कैपिटल bi की k, और i की वही वैल्यू है जो आपको क्वेश्चंस में लिखी हुई मिलेगी 1 2 से लेके m तक, 1 2 से लेके m तक। एंड तीसरी कंडीशन हमारे पास अक्स j ग्रेटर 0 होती है, j इज इक्वल टू 1 to m के लिए, n के लिए ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा, ये हमारे पास ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो ऐसा हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इतनी सी लाइन लिख के लिखने वाले हैं, समझना भाई इस बात को। क्वेश्चंस में जो हमारे पास ऊपर मैक्सिमम मिलेगा उसका आप j इज इक्वल टू 1 to n की जगह k रख दो एक बार, और यहाँ दिखा दो अक्स 1 अक्स 2 से अक्स k, ठीक है। k बदल के 1 to n कर दिया, k लिखो या j लिखो, ठीक है। एक तो ये कर दिया। सब्जेक्ट 2 की कंडीशन है, यहाँ आगे स्मॉल bi होती थी, हम हर बार लेस कर लेंगे। ध्यान से देखिए इधर, हम हर बार इस सिंबल को लेस करके और कैपिटल bi की पावर के, i हमारे पास वही है 1 to m। और तीसरी कंडीशन ऐसी की ऐसी छोड़ दो, अक्स j ग्रेटर 0, j इज इक्वल टू 1 to n।
J इज इक्वल टू 1 to n, और इस तीनों को इक्वेशंस नंबर 1 मान लेना भाई, ठीक है। इन तीनों को आप इक्वेशंस नंबर 1 मान लेना, ठीक है। यहाँ हमारे पास इन तीनों कौन सी, इसके अंदर मैक्सिमम आ गया, सब्जेक्ट टू बी कंडीशन आ गई, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कंसंट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से तीनों को मिलके आप हर बार इक्वेशंस नंबर 1 मानोगे, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा थोड़े से हमने महंगे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ कर लिया है, कुछ पहले ऐसे लिख लिया, क्वेश्चंस में हमारे पास कम हो जाएंगे। मान लो क्वेश्चन में x1 और x2 दो ही हैं तो यहाँ तक लिखा जाएगा, x3 होगा तो बीटा 3 की k आ जाएगी। इसका हमने फंक्शन बना दिया, k लगा दिया, k को स्टेज फंक्शन बोल दिया, तो ये स्टेज की आ गई, k की वैल्यू 1 to n आ गई। तब हमारे पास एक फॉर्मूला लगा दिया, अरे क्वेश्चंस तो हमारे पास यही था, बस हमने इसको इस प्रकार से थोड़ा सा नए स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, और देखने में ऐसे लग रहा है, पहली नज़र में देखोगे या पिछले 10 ईयर्स के ओल्ड पेपर लाके कोई स्टूडेंट्स पढ़ेगा और उनको ऐसे देखेगा तो ये लगेगा पता नहीं हम कहाँ फंस गए, और रटे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। रटने का तो इसमें बिल्कुल काम भी नहीं है, रटा भी आपको मैं ही सकता हूँ, और रटने के भी बहुत स्टैंडर्ड तरीके होते हैं भाई। कौन से स्टैंडर्ड तरीके से आप रटोगे ताकि आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। पर हमारा काम रटना नहीं है और ना ही रटाना है, अपना काम है कैसे भी करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। इसका अब आप सिचुएशन समझ सकते हैं, एग्जाम के मतलब क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं। तो बेलमैन प्रिंसिपल को हम सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 20 नंबर का काम बन गया तो आप बिल्कुल भी उसे नहीं सीखने वाले हो, है ना। तो हम कुछ बीच में छोड़ेंगे डिस्प्यूट, ताकि बेलमैन से प्रिंसिपल को सीखने के प्रति आपका इंटरेस्ट बना रहे। बट अब एक बार नहीं छोड़ सकते क्योंकि एग्जाम पास में है, इसलिए जितना मैटर होगा लिखवाया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इस प्रकार से पहुंच के हम आ जाएंगे इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर। फिर आप लिखोगे हियर गिवन एलपीपी, हियर फॉर गिवन एलपीपी, हियर फॉर गिवन एलपीपी। अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में आपको C1 मिलेगा, क्वेश्चंस में आपको C2 मिलेगा, क्वेश्चन में आपको CN मिलेगा। यहाँ तो एक बार खाली लिख लो क्योंकि हम स्टैंडर्ड चल रहे हैं, क्वेश्चंस हम बाद में लेके आएंगे। एंड इसके अंदर तो हमें क्या मिल जाएगा, C1 C2 से CN। फिर यहाँ क्या मिलेगा, A11 मिलेगा, A11 मिलेगा, A12 मिलेगा, और ऐसे ही डैश 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 से A1N मिलेगा। फिर हमें A21 मिलेगा, A22 मिलेगा, A2N मिलेगा। इसी प्रकार हमें डैश 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 से AM1 मिलेगा, डैश 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 से AM2 मिलेगा, डैश 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 से AMN मिलेगा। यह सब हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए होंगे। यस, ये सब हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए होंगे। तो जस्ट इक्वेशंस 1 के नीचे आपको ये लिखना है, जस्ट हमें क्वेश्चंस की इक्वेशंस नंबर 1 के नीचे ऐसा लिखना है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गए क्वेश्चंस के अंदर, इट इज क्लियर दैट तक। तो आधा अधूरा हम इसका स्टेटमेंट बता के छोड़ेंगे ताकि क्वेश्चंस करते वक्त हमें ऐसा लगे कि हमारा पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट। हालांकि आपका क्लियर नहीं होगा बट आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, F1 बीटा 1 की k थी ना, बीटा 1 की k, बीटा 2 की k, डैश 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 से बीटा m की k, बीटा m की k। मैं पहले ले लेता हूं k की जगह 1 1 1। अरे देखिए ऐसे था ही, f के बीटा 1 की k, बीटा 2 की k, और बीटा m की k, और बीटा m की k की जगह मैं सबसे पहले लेता हूं 1 ओनली। तो यहाँ 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। डैश मत समझ लें कि भाई इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ही सिंपल 1 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम केवल और केवल x1, और ये बचेगा C1 x1 दिए गए क्वेश्चन में, दिए गए क्वेश्चन में C1 x1 बड़ा ब्रैकेट लगा लो, C1 एंड x1, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे 2। अब मान लो मैं रख रहा हूं यहाँ 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास F2 बीटा 1 की 2, बीटा 2 की 2, बीटा m की 2, बीटा m की 2।
अब इस बीटा एम की 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास से मैक्सिमम x1 भी आएगा x2 भी आएगा, C1 x1 भी आएगा और C2 x2 भी आएगा। ठीक है, अब ये 2 बार चलेगा। x1 मतलब 2 है तो ऐसे मत समझना केवल x2 रखेंगे या C2 x2 रखेंगे, नहीं, इसका मतलब है आपके पास 2 स्टेज प्रॉब्लम है ना भाई। इसका मतलब आपके पास 2 स्टेज प्रॉब्लम है, एक तो है x1 और दूसरी है x2। वरना कहीं आप ऐसे कर दो कि 2 लिखा है तो यहाँ x2 लिखो और यहाँ ये हटा दो C2 x2, ऐसा नहीं है। इसका मतलब समझिए ये कोई वैल्यू नहीं है, दिखाई दे रहा है अंकगणित के अंदर कि न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाई दे रहा है कि 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, जबकि यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, 1 स्टेज प्रॉब्लम नंबर 1। यहाँ बोल दिया 2 स्टेज प्रॉब्लम, कौन कौन सी 2, एक तो x1 की और एक x2 की। ठीक है, अब हम लिखेंगे डैश 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 लगा के, अब हम लिखेंगे डैश 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 डैश, इसी प्रकार 3 के लिए, 4 के लिए और लास्ट हमारे पास से NV के लिए। k का मान कहाँ तक जाएगा भाई, 1 2 से लेके n तक। k का मान हमारे पास कहाँ तक जाएगा, 1 2 से लेके n तक। यस, k का मान हमारे पास कहाँ तक जाएगा भाई, 1 2 से लेके n तक। तो लास्ट हमारे पास से n के लिए आ जाएगी, लास्ट हमारे पास से 1 2 n मानो या k मान लो, एक बार लास्ट हमारे पास मान लो f k के लिए ही आ गई। तो ये आ गई हमारे पास से बीटा 1 की k, बीटा 2 की के, डैश 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 से बीटा m की के, डैश 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 से बीटा m की के। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से रखना, इसे हम लिखेंगे मैक्सिमम x1 x2 से लेके x के। यस, x1 x2 से लेके x के इनटू में लिखेंगे c के। देखो भाई थोड़ा सा मैं जगह बनाने की कोशिश करूंगा क्यों, हाँ देखो ये भी गलत लिखा है ना, f के इनटू में था, यहाँ हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे ताकि मैं आगे तक इसे पूरा कंप्लीट कर सकूं। तो अब डायरेक्ट लिखिए जस्ट इसके नीचे f के, इसके नीचे लिखिए आप f के बीटा 1 के, बीटा 2 के, डैश 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 से बीटा m के, बीटा m के इज इक्वल टू मैक्सिमम x1 x2 से x के, मैक्सिमम x1 x2 से x के। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, c के x के। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, c के x के, स्मॉल है भाई, स्मॉल c के एंड x के। यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्मॉल c के इंटू x के प्लस f ऑफ k माइनस 1, f ऑफ k माइनस 1, छोटा ब्रैकेट हमारे पास लग जाएगा जिसके अंदर हम लिखेंगे बीटा 1 की पावर k, बीटा 1 की पावर k माइनस a1 के x1, कॉमा लगेगा, बीटा 1 की पावर k माइनस a1 के x1, कॉमा लगेगा। आप लिखते चलिए बीटा 2 की k माइनस a2 के x2, कॉमा लगेगा, डैश 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 से बीटा n की, बीटा m की k माइनस am के x के, am के x के ब्रैकेट बंद और ये वाला बंद। ठीक है भाई, तो ये पूरी एक लाइन होगी। मैं एक बार देखो थोड़ा सा अलग लिख के समझाता हूँ। f के माइनस 1, f के माइनस 1 ये ऐसे है, बीटा 1 की के a1 के x1, फिर बीटा 2 की के a2 के x2, फिर बीटा m की के am के x के, am के x के, ऐसे है। इससे पहले हमें c के x के और जोड़ना है, बड़े ब्रैकेट में बंद करना है, बाहर लगा हुआ है मैक्सिमम x1 x2 से x के। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे सिचुएशन से ये कॉम्प्लेक्स होती आ रही है। अब ये ऐसा क्यों लिखा, अब ये सवाल है ऐसा क्यों लिखा, तो मैं आराम से इल्ज़ाम लगा दूंगा कि देखो ये बेलमैन्स प्रिंसिपल है, इसे हम बाद में समझेंगे और वर्तमान समय के लिए बात बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, पर इसे थोड़ी सी झलक से समझने की इसे कोशिश कीजिए कि हमें यहाँ लिखते लिखते लिखना तो हमें क्या चाहिए था, कायदे से तो क्या लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था c1 x1 c2 x2। देखो पहले के लिए क्या आया, c1 आया, कोई बात नहीं। देखो पहले के लिए हमारे पास से c1 आया
तो हमने मैक्सिमम x1 लिख लिया, मैक्सिमम x1 लिख लिया। समझना एक बार बात को, पहले हमने मैक्सिमम x1 लिख लिया, फिर मान लो 2 आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपने x2 लगाया, C2 x2 लगा दिया। अब आप बोलोगे k तक आ रहा है तो xk लगाओ और ऐसे लिखो ना C3 x3 प्लस ck xk। दिक्कत कहाँ आ रही है, लिखना तो ऐसे चाहिए, है ना। अब मैंने ऐसे कौन से रूप में लिख दिया कि ck xk fk -1 कुछ ऐसा बना दिया। तो आप इसकी थोड़ी सी झलक देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है बेलमैन्स प्रिंसिपल आप ना पढ़ो, और हालांकि उसमें बेलमैन प्रिंसिपल में ऐसे हम बताएंगे भी नहीं, वो अलग तरीका है, बट यहाँ एक बार इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों आया होगा। ठीक है, ऐसा आप इन 2 सिचुएशन से समझ सकते हैं, ऐसा आप इन 2 सिचुएशन से समझ सकते हैं, जैसे 1 के लिए और 2 के लिए। मैं यहीं से एक बार बता देता हूँ आपको, ये F1 है और ये F2 है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमारे पास ऐसी बातें याद नहीं रहेंगी, है ना भाई। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे पास ऐसी बातें यादें नहीं रहेंगी। यहाँ तो लगा हुआ था F1 और यहाँ लगा हुआ था F2, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैक्सिमम, देखो ये C1 x1 की वैल्यू रख लो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैक्सिमम x1 x2 C1 x1, C2 x2 तो पहले लिख लो, C2 x2 को तो आप पहले लिख लो, और ये C1 x1 है इसकी वैल्यू ये रख लो, C1 x1 है इसकी वैल्यू ये रख लो, F1 बीटा 1 की k, बीटा 2 की, बीटा 1 की 1, बीटा 2 की 1, डैश 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 से बीटा m की 1, ऐसे ही थी, ऐसे ही थी ना। तो ये हमारे पास मतलब C2 x2 को तो छोड़ दिया, अब इसको हमने C1 x1 की जगह ये लगा दिया, इसका लेफ्ट वाला पार्ट। अब ये हमारे पास सिचुएशंस थी किसके लिए भाई, ये हमारे पास सिचुएशन से थी किसके लिए, 2 के लिए भाई। इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, F2, मैं लिख देता हूँ एक बार, इसके लेफ्ट साइड में ऐसे लिखा हुआ F2 बीटा 2 की 1 प्लस बीटा 2 की 2 और बीटा m की m, बीटा m की 2 मैंने रफ कर दिया यहाँ से, बट लिखा हुआ ऐसे ही था। ये क्या आ जाएगा इक्वल में मैक्सिमम x1 और x2, ये क्या आ गया C2 x2, ये क्या आ गया C2 x2 प्लस f ऑफ 1 आ गया, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 - 1, और ये आ गया हमारे पास से बीटा 1 की 1, बीटा 2 की 1, डैश 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 से बीटा m की 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाने के लिए मैं लास्ट में k तक चलूंगा, तो आप 2 के लिए ऐसा लाए, तो अब आप एक बार 2 की जगह k रख के देखिए, तो ये k आ गया, ये हमारे पास k आ गया, ये हमारे पास k आ गया, और ये हमारे पास है, सॉरी नीचे तो 1 2 ही चलेंगे ना, 1 2 चलेंगे, ऊपर ऐसे था 2 2 2, 2 की जगह आप k रख दो, तो ये हमारे पास k आ गया, ये हमारे पास k आ गया, और ये हमारे पास है k आ गया। ये चलते चलते अक्स k तक आ जाएगा, 2 की जगह k रख दो, 2 की जगह k रख दो, 2 की जगह k रख दो, यहाँ 2 हमारे पास है नहीं, अब यहाँ 2 है नहीं, इसके अंदर की सिचुएशंस को आप ध्यान में रख लो एक बार, ये भी क्लियर होगा आगे चल के क्वेश्चन में। बीटा 1 की k माइनस a1 की x1, बीटा 2 की k माइनस a2 x2, डैश 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 बीटा m की k माइनस am के x के। और कहाँ से स्टार्ट किया भाई, कम से कम हमने 2 की जगह k रखा है, तो कम से कम 2 से स्टार्ट होना चाहिए। k की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 2 3 4 होनी चाहिए, क्योंकि 1 हो गई तो f ऑफ 0 बचेगी, f ऑफ 0 हमारे पास है ही नहीं। तो आप इसके नीचे ये और लिख लीजिए, समझ गए ना। तो कुछ कुछ इसलिए हमने लिखा है कि f के बीटा 1 की k, बीटा 2 की k से बीटा m की k, प्लस नहीं है भाई, कोमा है सारे, ठीक है। मैक्सिमम सी के एक्स के प्लस एफ के माइनस 1। अब अंदर वाला थोड़ा सा याद रख लो, और साथ ये और लिखो भाई के वाला, वेयर के इज इक्वल टू, ये भी लिखो भाई, वास्तव में k है ये हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब 2 3 4 से लेके n तक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 रख देंगे तो ये 0 होगा, और f ऑफ 0 हमारे पास से कोई स्टेज प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि f ऑफ 0 का मतलब 0 स्टेज प्रॉब्लम, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो हम इसे सोल्व कहाँ से करेंगे। f1 का मतलब 1 नहीं है, एक स्टेज प्रॉब्लम है, कोई एक वेरिएबल के लिए है। f2 का मतलब कोई 2 वेरिएबल के लिए स्टेज प्रॉब्लम है। fk का मतलब k स्टेज प्रॉब्लम के लिए, k वेरिएबल्स के लिए हमारे पास स्टेज प्रॉब्लम है,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास से आप ये लैंग्वेज लिखोगे और नीचे इल्जाम लगा देंगे इसके बेलमैन्स प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। और अभी तो चलो मैं डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लगाना है। आप इसके नीचे ऐसे लिखोगे, ये हमारे पास रिक्यूरेंस रिलेशन है, ये हमारे पास रिक्यूरेंस रिलेशन है, ये हमारे पास रिक्यूरेंस रिलेशन है। किसका रिक्यूरेंस रिलेशन है? तो हम डाल देंगे इल्जाम बेलमैन्स के ऊपर, बेलमैन्स प्रिंसिपल, ठीक है भाई, बेलमैन्स प्रिंसिपल फॉर दिस प्रॉब्लम, स्पेशल इस प्रॉब्लम के लिए लिख दो फॉर दिस प्रॉब्लम, फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आपको हर बार क्वेश्चंस में यहां तक लिखना है फॉर दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड अब इसके आगे कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज या तो हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीख लेंगे या आप दो चार लाइनें यहां तक लिख लो। चलो एक बार हर क्वेश्चंस को हम यहां तक रखेंगे भाई, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिया है। यहां आते आते ऐसा क्यों लिखा, तो हमने बता दिया एक रिक्यूरेंस रिलेशन है जो हमारे पास बेलमैन्स प्रिंसिपल फॉर दिस प्रॉब्लम्स के लिए दिया गया है। अब हम सोल्व करेंगे स्टेज k इज इक्वल टू 1। अब हम पहली स्टेज को सोल्व करेंगे, फिर दूसरी स्टेज को सोल्व करेंगे, ऐसे करते करते हम n स्टेज तक सोल्व करेंगे। अब हम किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे, तो मैं यहां लिख के छोड़ देता हूं स्टेज 1, यस। अब आगे हमें बिल्कुल इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और वैल्यू के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यह नहीं पता C1 क्या है, C2 क्या है, A11 क्या है, A22 क्या, अभी तक हमने ऐसे खाली छोड़े हैं ना। तो अब क्वेश्चंस देगा तो अब ये हमारे पास वैल्यू फिलअप होगी और यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होगी। उसके बाद ये समझने में थोड़ा और इजी होगा, ये हमारे पास थोड़ा सा और इजी होगा। हाँ, एक हिंट मिल सकती है आपको, और हिंट ऐसे है, नोट लगा के लिख लियो, है तो वास्तव में ऐसे पर अपन शॉर्टकट चलेंगे। इन शॉर्ट बीटा 1 की k है, आप इसे U1 बोलिए, बीटा 2 की k है, आप इसे V1 UV, मतलब U और V में क्वेश्चंस में लिख देंगे। चलो यहाँ नहीं लिखो एक बार, अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं क्वेश्चन में 2 वेरिएबल आएंगे कि 3 वेरिएबल आएंगे, वहाँ आपको शॉर्टकट लिखना बता देंगे, वहाँ आपको शॉर्टकट लिखना बता देंगे। तो शुरुआत से लेके यहाँ तक आपको ऐसे लिखना है फॉर स्टेज k इज इक्वल टू 1, और आगे हम समझेंगे वो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले जो जो लैंग्वेज हमने ली है क्वेश्चंस का डाटा उठाएंगे, इसी प्रोसेस से ऐसा का ऐसा रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे ही हमारे पास प्रोसेस होगी, दिस कंप्लीट प्रोसेस। हालांकि हमारे पास कंप्लीट नहीं हुई है, बट हम जैसे ही क्वेश्चंस के अंदर लिख के स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज n तक आ जाएंगे तो हम बोलेंगे दिस कंप्लीट प्रोसेस इज ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। लास्ट में ऐसे लिखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यस, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब तक हमने जो लैंग्वेज में लिखा है ऐसे हार्ड शब्दों, हार्ड भी नहीं है, ऐसे वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से फंक्शंस हैं, के का मतलब ये सिंबल है कि कितनी स्टेज प्रॉब्लम हमारे सामने होंगी, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टेज प्रॉब्लम, नंबर ऑफ कंसंट्रेंट, नंबर ऑफ स्टेट पैरामीटर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिले। स्टेज k इज इक्वल टू 1 के आगे किस प्रकार से करेंगे वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए हमारे पास इन डाटा की जरूरत होगी। इन डाटा की जरूरत A1 के क्या लिखूंगा, AM के क्या लिखूंगा, A2 के क्या लिखूंगा, इन सभी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चंस में हम स्पीड से दौड़ के आएंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स में बता देंगे। यहाँ तक एक बार थोड़ा सा आपको बैकअप मिल जाएगा समझने का, कि आप एक बार वापस रिवाइज कीजिए, शुरुआत से लेके यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं टूटने देंगे। यस, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं टूटने देंगे, बिल्कुल हम सेपरेट यहाँ तक आएंगे। उसके बाद हम स्टेज 1 निकालेंगे। मान लो 2 वेरिएबल होंगे, मान लो क्वेश्चंस में आ जाए ऐसा कि मैक्सिमम z x1 + 2x2,
तो आपको पता है प्रॉब्लम ही टोटल वेरिएबल ही टोटल कितने हैं, 2। तो एक तो स्टेज k बराबर 1 के लिए निकलेगा, एक k बराबर 2 के लिए निकलेगा। उस वक्त ये यहां तक रुक जाएगा, उस वक्त ये हमारे पास 2 तक रुक जाएगा, तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। आपको डेरिवेशंस में बड़ा लगा होगा क्योंकि हम 1 से लेके k तक चले हैं। तो क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास 2 वेरिएबल या बड़े से बड़ा देगा तो 3 वेरिएबल, इससे ज्यादा नहीं देगा, और आपके 2 ही वेरिएबल देगा, इससे बड़ा नहीं देगा। अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें ही बहुत टाइम लगता है, तीसरा वेरिएबल होगा तो और ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा। या वीडियो की तो कोई बात नहीं, बट एग्जाम में आप 20 नंबर में वो कवर ही नहीं कर पाओगे। और आपने देखा होगा यूनिट फर्स्ट भी बहुत टाइम खा रही है, यूनिटी सेकंड भी बहुत टाइम खा रही है। इसी प्रकार मैंने एक बार थर्ड और फोर्थ पढ़ाई नहीं है, ये भी बहुत टाइम खाएंगे। तो फिफ्थ यूनिट के क्वेश्चंस हमारे पास थोड़े छोटे आएंगे ताकि आपका पेपर के 3 घंटे के अंदर बैलेंस बना रहे। तो उस हिसाब से इसके क्वेश्चंस ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे। यहाँ तक तो मैंने केवल समझाने के लिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के लिए इस क्वेश्चंस को प्रमोट किया है। तो यहाँ तक हमने एक बार लिखा है। अब हम जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल इससे रिलेटेड बताएंगे। तो यहाँ तक स्टेज k = 1 तक और ये वाला इक्वेशंस तक हम बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे, और ऐसे करके आ जाएंगे कि ये रिक्यूरेंस रिलेशंस है जो बेलमैन्स प्रिंसिपल फॉर दिस प्रॉब्लम के लिए जाना जाता है। उसके k बराबर 1 के बाद क्या होगा वो हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि हमें छोटे छोटे डाटा, इनकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास यही है। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। उसके अंदर हम इसके एक एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था लेक्चर्स के शुरुआत में ही कि ये 100% आपके समझ में आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पर काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अब आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, बार बार यही लाइन लिखेंगे तो नेचुरली आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर।